Hello friends, today we'll be studying about pedigree analysis. ये आपको आपके नीट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन, मतलब जो 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है वो गारंटी कर देगा आपको 4 मार्क्स. ये टॉपिक सिर्फ नीट वालों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. जब आप बैचलर्स भी करेंगे आगे किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में, या आप आगे जाकर मास्टर्स करते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद व्हाट इज़ पेडिग्री. पेडिग्री क्या होता है? इट इज़ अ विजुअल टूल जो आपको बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बताता है एक फैमिली का. अब ये आपको ये भी हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है जेनेटिक डिजीज़ेस की. जो जीन्स में ऑल्ट्रेशन की वजह से डिजीज़ेस हो जाती हैं, उनका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या रह रहा है एक फैमिली ट्री में, वो भी आपको बताते हैं. अब ये दिखता कैसा है एक पेडिग्री? मैं आपको एक सिर्फ अभी रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ. कुछ इस तरीके से आपका पेडिग्री दिखता है. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. अब यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है. दिस इज़ दी ओल्डेस्ट जनरेशन जो सबसे ऊपर रहती है, और जो सबसे नीचे जनरेशन है वो सबसे यंगेस्ट और रीसेंट जनरेशन होती है. नाउ सबसे पहले अगर हमें पेडिग्री पढ़ना है तो हमें कुछ सिंबल्स को याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको ये बनाकर दिखाया. अगर आपको ये समझना है ये क्या है, तो आपको इन सिंबल्स का मतलब पता होना चाहिए. नाउ यहाँ पर हम देखेंगे ये कुछ सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट और कॉमनली जो सिंबल्स यूज़ होते हैं ये वो है. आपका स्क्वायर मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट्स अ फीमेल. ये आपके अनअफेक्टेड, जिनको कोई भी डिजीज़ नहीं है, ये आपके वो इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करेगा. अगर ये कुछ ऑलमोस्ट डायमंड शेप का स्ट्रक्चर है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है. अ सर्कल विद अ डॉट or a square with a dot, this represents a carrier female. मतलब कि उस फीमेल में उस जीन का जो एक अलील है वो म्यूटेटेड है, और जो स्क्वायर के अंदर एक सर्कुलर डॉट है वो आपके कैरियर मेल को रिप्रेजेंट करता है. देन अगर आपका फुली शेडेड है, आपका स्क्वायर, सर्कल या डायमंड शेड आपकी फुली शेडेड है, तो वो आपका इफेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब उनमें वो डिजीज़ पाई जा रही है, उन इंडिविजुअल्स में उस डिजीज़ के ट्रेट्स देखे जा रहे हैं. जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है बिटवीन टू, वो मेटिंग को रिप्रेजेंट करता है. अगर आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं तो डैट मीन्स कि नेक्स्ट जनरेशन की हम बात कर रहे हैं जो उस फर्स्ट जनरेशन में मेटिंग की वजह से हुई है. नाउ दिस रिप्रेजेंट पेरेंट्स विद अफेक्टेड मेल चाइल्ड. ये देख रहे हैं आप, ये इन दो पेरेंट्स का चाइल्ड है बट अफेक्टेड है क्योंकि ये शेडेड है. नेक्स्ट आपके पास आ गया कि ये दोनों जो हैं ये इन पेरेंट्स के दो डिफरेंट बच्चे हैं, और ये जो है ये पहला आपकी डॉटर है, और ये जो है ये सेकेंड चाइल्ड है. मतलब लेफ्ट से राइट आपका ऑर्डर ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट करता है. मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, उसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इफ़ वी कट द स्क्वायर और अ सर्कल देन इट रिप्रेजेंट्स डेथ, कि वो इंडिविजुअल अब नहीं रहा. तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं. अगर आपको पेडिग्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एटलीस्ट पहले ये तो याद करना ही पड़ेगा, और ये आपको आराम से प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अब मेनली 4 टाइप के इनहेरिटेंस पैटर्न हम देखते हैं जब हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं. पहला है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस. हमें पता है कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम पेयर है, हमारे पास कितने पेयर हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, और उनमें से जो 22 पेयर हैं वो हमारे ऑटोसोम्स हैं, और जो एक पेयर है वो हमारा क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, जो X एंड Y है, या जिनको हम एलोसोम्स भी बोलते हैं.
अगर आपके ऑटोसोम्स में इनहेरिटेंस पैटर्न देखने को मिल रहा है तो हम उसको ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस बोलेंगे। अब ये रिसेसिव भी हो सकती है और डोमिनेंट भी हो सकती है। और अगर आपके सेक्स क्रोमोसोम्स में इनहेरिटेंस पैटर्न देखने को मिलता है तो वो हमेशा एक्स लिंक्ड होता है, क्योंकि हमें पता है कि वाई तो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है और एक्स क्रोमोसोम जो आपका है वो मेल्स में एक प्रेजेंट है और फीमेल्स में 2। तो उसकी वजह से सिंस इट्स अ कॉमन क्रोमोसोम बिटवीन 2, तो वो आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस बनाता है। अब सबसे पहले हम ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस और ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। जो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, इस ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, इस इनहेरिटेंस पैटर्न को एक्सप्रेस करने के लिए जो आपकी जीन है उसकी जो दोनों अलील्स हैं उनको रिसेसिव फॉर्म में होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अलील ए की बात कर रही हूँ, तो जब तक आपकी अलील ए दोनों रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगी तब तक वो इंडिविजुअल वो ट्रेट नहीं शो करेगा, ठीक है। और अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो अगर आपकी जो जीन है उसमें से एक भी अलील डोमिनेंट है, या तो दोनों हो सकती है, या तो अगर एक भी अलील डोमिनेंट है तो भी वो इनहेरिटेंस शो करेगा। मतलब डोमिनेंट में एक भी अलील चलेगा और रिसेसिव में दोनों अलील रिसेसिव होना इम्पॉर्टेंट है। अब आपका जो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, इसमें जो ट्रेट है वो ऑफन जनरेशन्स को स्किप करता है। मतलब एक जनरेशन में मिलेगा फिर दूसरी जनरेशन में शायद ना मिले। और जो डोमिनेंट इनहेरिटेंस है उसमें हमें कभी भी जनरेशन स्किप करने को नहीं मिलती। इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, मतलब आपको पहली जनरेशन में भी शायद ट्रेट मिले, फिर आपको शायद दूसरी जनरेशन में भी ट्रेट मिले, फिर आपको थर्ड जनरेशन में भी शायद ट्रेट मिले। इस तरीके से आपको एक वर्टिकल ट्रांसमिशन देखने को मिलती है। अब हम एक एक कर जितने भी ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस के केसेस बनते हैं हम उनको देखेंगे। अगर इस केस में बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, मतलब दोनों के दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है, और अगर अफेक्टेड हैं मतलब दोनों में रिसेसिव अलील प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें तो अगर ट्रेट शो करना है या किसी इंडिविजुअल को अफेक्टेड शो करना है तो उनमें उस जीन की दोनों अलील जो है वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ वही दिखाया है हमने कि जो दोनों पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड है तो उनकी प्रोजेनी कैसी होगी, सारे के सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे। अगर हम एक और केस लेते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है वो ना ही कैरियर है और ना ही अफेक्टेड है, मतलब वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है, और जो एक इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड है, उस केस में क्या होगा कि आपके पास कोई भी अफेक्टेड प्रोजेनी नहीं मिलेगी, सबके सब बच्चे अनअफेक्टेड होंगे। इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो अनअफेक्टेड पेरेंट है, जो आपका अनअफेक्टेड पेरेंट है, उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, होमोजाइगस है वो, मतलब उसमें दोनों की दोनों डोमिनेंट अलील प्रेजेंट हैं, तभी तो कि कोई भी आपको नेक्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड प्रेजेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ही आपका ये पॉइंट जस्टिफाई हो जाता है कि वो ऑफन जनरेशन्स को स्किप करता है। देखो इस जनरेशन में ये अफेक्टेड था और इस जनरेशन में तो आपको कोई भी अफेक्टेड नहीं मिल रहा, ऑल बिकॉज ऑफ दिस अनअफेक्टेड पेरेंट। नाउ व्हेन एटलीस्ट वन चाइल्ड हमें अफेक्टेड दिख रहा है प्रोजेनी में, तो उसका क्या मतलब है कि जो आपका अनअफेक्टेड पेरेंट है वो क्या है, हेट्रोजाइगस। अब ये कंडीशंस आप यहाँ से भी याद कर सकते हो बिकॉज आपको आगे जाके आंसर देने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बट अगर आपको ये नहीं याद रहता तो आप अगर ये समझ लेंगे सिर्फ
तो भी आप क्वेश्चन देखकर सॉल्व कर सकते हैं। बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट केसेस बनाना आने चाहिए। यहाँ पर आप देखो कि हमने ये एक कैरियर है उस ट्रेट का, बिकॉज इसमें एक रिसेसिव अलील है और एक डोमिनेंट है, और ये जो है ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इसमें दोनों रिसेसिव अलील्स हैं। जो इनकी प्रोजेनी है उसमें हमें क्या मिला है, दिस इज अनअफेक्टेड, दिस इज ऑल्सो अनअफेक्टेड, दिस इज अफेक्टेड एंड दिस इज ऑल्सो अफेक्टेड। तो आधे बच्चे इसमें क्या है, वो अफेक्टेड हैं। तो अगर आपको कभी प्रोजेनी में मिले कि एक इंडिविजुअल अफेक्टेड है और जो दूसरा इंडिविजुअल है उसका हमें जीनोटाइप नहीं पता, बट जो प्रोजेनी है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि एटलीस्ट एक या दो बच्चे जो है वो आगे इन्फेक्टेड है, तो हमें क्या पता चलेगा ऊपर कि जो अनअफेक्टेड पेरेंट था उसका जीनोटाइप क्या था, हेटेरोजाइगस। और अगर कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं है तो जो आपका अनअफेक्टेड पेरेंट था उनका जीनोटाइप था होमोजाइगस। इसके कुछ और एग्जाम्पल भी है कि अगर दोनों के दोनों कैरियर हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन केस है जो आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि दोनों के दोनों कैरियर है उस जीन के, बट कोई भी उनमें से अफेक्टेड नहीं है बिकॉज एक ही रिसेसिव अलील प्रेजेंट है दोनों में। तो उनकी प्रोजेनी में हमें क्या देखने को मिलेगा, दिस इज अनअफेक्टेड, दिस इज अनअफेक्टेड, दिस इज अ अनअफेक्टेड केस अगेन, बट दिस इज अफेक्टेड। बट अगर आप इन अनअफेक्टेड में देखो, दिस विल एक्ट एज अ कैरियर एंड दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ कैरियर। तो इसमें क्या है, 50% जो चिल्ड्रन या प्रोजेनी है दैट इज अ कैरियर फॉर दैट जीन, और जो 25% है वो अनअफेक्टेड है और 25% आपका अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। अब मोस्टली हमें ऑटोसोमल रिसेसिव में जो आपके पेरेंट्स हैं वो मोस्टली अनअफेक्टेड होते हैं। देखा आपने यहाँ पे भी ये अनअफेक्टेड है बट कैरियर्स हैं। आपने पहले भी देखा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल मिले थे, बट यहाँ पे भी आपका एक पेरेंट अनअफेक्टेड था बट कैरियर था। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस के। सिस्टिक फिब्रोसिस, यहाँ पे ये आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होती है आपके लंग्स में। सिकल सेल अनीमिया, ये बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आपको पता है, आपको देखने को मिलते हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि सिकल सेल अनीमिया में आपके जो हीमोग्लोबिन है या जो ब्लड सेल्स हैं उसकी शेप कैसी हो जाती है, क्यों हम इसको सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU, इसमें आपका फिनाइल एलेनिन जो अमाइनो एसिड है दैट बिल्ड्स अप इन योर बॉडी और ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है और डैमेज करता है। बीटा थैलेसीमिया, आपके हीमोग्लोबिन के लेवल्स बहुत लो रहते हैं और इसलिए आपकी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है। सो दीज आर सम वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स। कभी कभी आपको मैच द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रूली मैच्ड, ये आपको इस तरह के फॉर्म में डायरेक्ट पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में। नाउ वील स्टडी अबाउट द ऑटोसोमल डोमिनेंट। हमने बोला कि ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव की तरह जेनरेशन स्किप नहीं करता, वो एक वर्टिकल ट्रांसमिशन शो करता है। अब हम इसके भी केसेस पढ़ेंगे। अगर बोथ द पेरेंट्स दे आर होमोजाइगस, मतलब होमोजाइगस किस चीज़ के लिए, कि दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों अलील्स दोनों में उस ट्रेट के लिए डोमिनेंट हैं, तो जो सारे के सारे उनके चिल्ड्रन होंगे वो सब अफेक्टेड होंगे। आप देख रहे हैं कि सब में डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, तो ये सब अफेक्टेड हैं। अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों के दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव अलील है, तो इसमें क्या होगा कि आपका ये वाला अफेक्टेड होगा, ये भी अफेक्टेड होगा क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट अलील है, ये भी अफेक्टेड होगा,
and this is unaffected. So your 75% progeny will be affected and 25% progeny would be unaffected. देखो जब भी हम डोमिनेंट इनहेरिटेंस पढ़ते हैं ना, चाहे वो आपकी सेक्स लिंक डोमिनेंट हो या आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, तो कभी भी आपको कैरियर वाले केस नहीं दिखेंगे. बिकॉज डोमिनेंट में क्या होता है कि अगर एक भी अलील प्रेजेंट है उस जीन की तो वो आपका ट्रेट ज़रूर शो करेगी. तो कैरियर तो हो ही नहीं सकते. दे आर आइदर अफेक्टेड और दे आर अनअफेक्टेड. और कहीं भी आपको कैरियर का केस मिलता है तो हमेशा याद रखना कि वो रिसेसिव इनहेरिटेंस है. आपको बस ये डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है. इसका थर्ड केस क्या हो जाएगा कि जब आपका एक इंडिविजुअल होमोजाइगस है और दूसरा इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस है, तब आप देखेंगे ये दोनों ही अफेक्टेड हैं. ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है, बट यहाँ पे आपकी पूरी की प्रोजेनी फिर से अफेक्टेड है. और आप यहाँ देखो, आपका ये वाला पेरेंट भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड, ये दोनों भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड. यहाँ पे हमने बोला पेरेंट्स यूजुअली अनअफेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि पेरेंट्स आर यूजुअली अफेक्टेड अनलाइक दैट. तो यही आपका एक डिफरेंस पॉइंट बन गया. एक आपके पास ट्रांसमिशन कैसी हो रही है और दूसरा कि आपके पेरेंट्स यूजुअली आपको कैसे देखने को मिलते हैं. ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर मेटिंग बिटवीन अफेक्टेड एंड अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हो रही है, हेटेरोजाइगस अफेक्टेड मतलब अगर एक भी डोमिनेंट है तो ये अफेक्टेड होगा. ये आपका सिंस दोनों रिसेसिव अलील्स हैं तो ये अनअफेक्टेड है. अगर हम इन दोनों के बीच में मीटिंग करवा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 50% प्रोजेनी ही अफेक्टेड है. ये अफेक्टेड है, ये वाला भी केस अफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड है और ये केस भी अनअफेक्टेड है, क्योंकि इन दोनों में रिसेसिव अलील्स देखने को मिल रही थी हमें. और अगर एक पेरेंट आपका होमोजाइगस है और दूसरा आपका पेरेंट अनअफेक्टेड है, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, सिंस एक पेरेंट में भी डोमिनेंट अलील है दोनों, तो वो ऑब्वियसली जब दूसरे के साथ मेट करेगा इसकी एक तो एक अलील जाएगी ही जाएगी. तो सब के सब चिल्ड्रन दे आर अफेक्टेड. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हंटिंगटन्स डिजीज, इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर. हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, इसमें हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है आपका. और पॉलीडेक्टाइली, जहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा टोज और फिंगर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं. तो ये भी आपको एग्जाम्पल याद करने. एग्जाम्पल अगर आप याद कर लोगे आपके काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे. जब हम एंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन एग्जाम्पल्स ने आपको कैसे हेल्प किया है. नाउ विल कम टू द X-linked diseases और द X-linked इनहेरिटेंस पैटर्न. और सबसे पहले हम X-linked रिसेसिव इनहेरिटेंस पढ़ेंगे. अब इसमें हमारे पास 5 केसेस हैं. एक एक करके हम सबको स्टडी करेंगे. ये मैं आपको जितना डिटेल में हो सकता है मैं उतना डिटेल में आपको यहाँ पे समझा रही हूँ. इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कोई भी नहीं समझाएगा. बट ज़रूरी नहीं है कि हमारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हुए. हाँ, इसकी नॉलेज पे आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. आपको बस एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम किस तरह की इनहेरिटेंस पैटर्न हर में देख रहे हैं. सो फर्स्ट केस इसमें क्या है, एक्स लिंक्ड है तो हम एलोसोम्स या आपके सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें. अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो उसमें XX प्रेजेंट होगा और मेल की बात करेंगे तो उसमें XY प्रेजेंट होगा. अब वो X डोमिनेंट है या रिसेसिव है, सब उसकी गेम है यहाँ पे. फर्स्ट केस में जो आपकी फीमेल है उसमें जो आपकी X क्रोमोसोम है वो दोनों डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है उसकी. और आपका मेल जो है वो आप देख सकते हैं ये येलो से जहाँ मैंने कंप्लीटली शेड किया है डैट मीन्स अफेक्टेड, और जहाँ पे हाफ शेड किया है डैट मीन्स अ कैरियर. तो यहाँ पे सिंस
यहाँ पे देखो एक्स की अगर एक भी एलील प्रेजेंट है मेल में तो वो इनहेरिटेंस शो करेगी, वो ट्रेट शो करेगी उस डिजीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि उसको एक ही एक्स क्रोमोसोम की ज़रूरत है वो ट्रेट शो करने की। बट फीमेल में अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस शो करना है तो दोनों के दोनों जो आपके अलील्स हैं एक्स के वो आपके रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो आपकी प्रोजेनी है वो अनअफेक्टेड है जब आपका सिर्फ मेल अफेक्टेड होगा। जब आपका फीमेल कैरियर होगी और मेल अनअफेक्टेड होगा, वहाँ पे आपके जो 25% मेल हैं वो अफेक्टेड होंगे, ये आप देख रहे हैं कि ये अफेक्टेड है, और आपके 25% फीमेल दे वुड बी कैरियर। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है। अगर आपकी फीमेल कैरियर है और मेल अफेक्टेड है, उसमें क्या होगा कि 25% मेल वो अफेक्टेड होंगे, ये यहाँ पे अफेक्टेड मेल है आपका। 25% फीमेल आपकी कैरियर होगी, कैरियर फीमेल, और 25% फीमेल आपकी अफेक्टेड होगी, दिस इज अफेक्टेड फीमेल। तो इन सब केसेस से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपके सब के सब इंडिविजुअल्स अनअफेक्टेड तब होंगे जब आपका सिर्फ और सिर्फ मेल जो है वो अफेक्टेड होगा, फीमेल ना कैरियर होगी और ना ही अफेक्टेड होगी। सब के सब इंडिविजुअल्स अफेक्टेड तब होंगे आपके जब आपका जो फीमेल है वो भी अफेक्टेड होगी और मेल वो भी अफेक्टेड होगा। जब आपकी फीमेल सिर्फ अफेक्टेड होगी और मेल अनअफेक्टेड होगा, तब आपके जो सब के सब सन्स हैं प्रोजेनी में, जितने भी मेल्स होंगे प्रोजेनी में वो अफेक्टेड होंगे, और जितनी भी फीमेल्स होंगी प्रोजेनी में वो आपकी कैरियर होंगी। जब आपके पास फीमेल कैरियर है और एक केस में जब मेल अनअफेक्टेड होता है तो उसमें क्या देखा जाएगा कि 25% फीमेल जो है वो आपकी कैरियर है और 25% मेल आपके अफेक्टेड हैं। और जब आपकी फीमेल कैरियर है और मेल अफेक्टेड है तो उसमें आपके 25% मेल जो है वो अफेक्टेड है, 25% फीमेल कैरियर है और 25% फीमेल अफेक्टेड है। ठीक है, ये आपका था 5 केसेस आपके एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के। अब हम इसमें देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं वो मेल है। यहाँ पे भी मेल अफेक्टेड है, यहाँ पे भी मेल अफेक्टेड है, यहाँ पे भी मेल अफेक्टेड है और इसमें भी मेल अफेक्टेड है, सब में मेल अफेक्टेड है हमारा। तो ये मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है, और ये क्यों है? क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही रिसेसिव अलील चाहिए ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। अफेक्टेड फीमेल्स प्रोड्यूस ऑल अफेक्टेड सन्स। देखो, अगर फीमेल अफेक्टेड है तो सबके सब सन्स प्रोजेनी में अफेक्टेड होंगे। अफेक्टेड फीमेल्स कम फ्रॉम अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड या कैरियर मदर। अगर फीमेल अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में अगर फीमेल अफेक्टेड है तो या तो वो एक कैरियर फीमेल से आएगी या तो एक अफेक्टेड फीमेल से, बट एक कंडीशन है कि मेल अफेक्टेड होने चाहिए। पेरेंट्स आर मोस्टली अनअफेक्टेड। आप देखो कि इसमें भी पेरेंट अनअफेक्टेड है क्योंकि ये तो कैरियर है, इसमें ये कैरियर है, एक अफेक्टेड है, इसमें एक अनअफेक्टेड है। ठीक है, तो मोस्टली इसमें भी पेरेंट्स अनअफेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल्स इसके क्या है? कलर ब्लाइंडनेस, इनसेंसिटिविटी टू ग्रीन और रेड लाइट, हीमोफीलिया, ब्लड क्लॉटिंग डिजीज जिसमें हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। So these are 2 examples of X-linked. Now we are left with X-linked dominant inheritance. X-linked dominant inheritance के भी 5 केसेस हैं हमारे पास। इसमें क्या है कि अगर एक भी X की अलील प्रेजेंट है तो डोमिनेंट फॉर्म में तो वो ट्रेट एक्सप्रेस करेगा। देखो यहाँ पे दोनों के दोनों अफेक्टेड है, दोनों में डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो सबकी सब प्रोजेनी अफेक्टेड है।
अगर आपके जो फीमेल है, यहाँ पे देखो एक ही अलील प्रेजेंट है बट डोमिनेंट है, तो इसलिए ये अफेक्टेड है, ये दोनों फिर से अफेक्टेड है। बट सिंस जो आपकी फीमेल थी वो हेटेरोजाइगस है, तो हमारी जो प्रोजेनी है उसमें हमारा जो फीमेल है वो सबकी सब अफेक्टेड है, बट जो मेल है वो 25% अफेक्टेड है। एक अनअफेक्टेड मेल हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपकी फीमेल अनअफेक्टेड है, मतलब उसमें कोई भी एक्स की डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं है, और आपका मेल अफेक्टेड है, तो आपको प्रोजेनी में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स अफेक्टेड मिलेंगी, कोई भी मेल अफेक्टेड नहीं है। अगर आपकी फीमेल अफेक्टेड है और उसमें दोनों के दोनों एक्स की डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगी, मतलब वो एक्स के लिए होमोजाइगस होगी, तो और आपका मेल जो है वो अनअफेक्टेड है, मतलब उसमें एक्स की रिसेसिव अलील प्रेजेंट है, तो आपकी जो प्रोजेनी है वो पूरी की पूरी अफेक्टेड होगी। क्यों? बिकॉज ये एक्स यहाँ पे दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है। फिफ्थ केस आपका आता है कि जब आपकी फीमेल हेटेरोजाइगस है बट अफेक्टेड है और आपका मेल अनअफेक्टेड है, तो जो आपकी प्रोजेनी है उसमें आपको 50-50% देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कि जो 25% मेल है वो अफेक्टेड है और 25% फीमेल अफेक्टेड है, और बाकी 25% फीमेल अनअफेक्टेड है और 25% फीमेल अफेक्टेड है। इसमें आप देखोगे कि ये भी जेनरेशन्स को स्किप नहीं करता, कोई भी ऐसा केस हमारे पास नहीं है जहाँ पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस जेनरेशन को स्किप करती है। अफेक्टेड मेल्स कम फ्रॉम अफेक्टेड फीमेल्स। सी, इफ कहीं भी मेल अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी मेल अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी मेल, यहाँ पे मेल अफेक्ट नहीं हो रहे, तो यहाँ पे फीमेल भी अफेक्टेड नहीं है। अगर मेल अफेक्ट हो रहे हैं तो मतलब फीमेल में कम से कम एक तो एक्स की जो जीन है, अलील है, वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर्स आर अफेक्टेड। अगर फादर अफेक्टेड है, सी फादर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, तो जितनी भी डॉटर्स हैं, यहाँ पे भी दोनों डॉटर्स अफेक्टेड हैं, यहाँ पे भी दोनों डॉटर्स अफेक्टेड हैं, यहाँ पे भी दोनों डॉटर्स अफेक्टेड हैं। अगर जो फादर है वो अफेक्टेड है तो उसकी सारी की सारी डॉटर्स अफेक्टेड होंगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइपोफॉस्फेटिमिक रिकेट्स, जिसको हम विटामिन डी रिकेट्स भी बोलते थे पहले। बोन्स इसमें सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत इजीली बेंड हो जाती हैं, तो कुछ ऐसे क्रुकेड बोन्स टाइप हो जाती है, और ये मोस्टली हमें बच्चों में देखने को मिलता है। अब हम इसके बेसिस पे जितना भी आपने पढ़ा है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है दैट सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसमें से करेक्टली मैच कौन सा पेयर है? हीमोफीलिया, क्या ये वाई लिंक्ड है? थैलेसीमिया, क्या ये एक्स लिंक्ड है? मैंने आपको बोला था ना कि एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है क्रोमोसोम 11 पे, तो इसमें से कौन सा हमने करेक्टली मैच ऑलरेडी किया है, आपको वो नंबर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। If both parents are carrier for phenylketonuria, which is an autosomal recessive disorder. देखो अब इन्होंने आपको यहाँ पर ही बता दिया है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो आपका है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। What are the chances of pregnancy resulting in an affected child? और आपको दिया क्या गया है कि दोनों के दोनों जो पेरेंट्स हैं दे आर कैरियर्स। अगर कैरियर हैं एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के, तो मतलब एक एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है उनमें। जब उनकी मेटिंग होगी तो आपके पास क्या प्रोजेनी आएगी? कुछ इस तरीके से प्रोजेनी आएगी, ये प्रोजेनी होगी। अब इसमें से कितने एक अफेक्टेड चाइल्ड की परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेंगे? सिर्फ ये एक, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है
तो सिर्फ ये एक अफेक्टेड होगा, तो 25% इज द आंसर. Looking at the third question, the pedigree below shows which type of inheritance. ये जो pedigree है आपकी, ये किस तरह की inheritance को show कर रही है? Is it a X-linked dominant trait, X-linked recessive trait, autosomal recessive, autosomal dominant? पहले तो देखो कि यहाँ पे कैरियर्स दिए गए हैं. अगर कैरियर्स दिए गए हैं तो क्या ये एक डोमिनेंट होगी? तो मतलब ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए. इनको तो हमने दोनों को कैंसिल आउट कर दिया. अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ये एक्स लिंक्ड है या ये ऑटोसोमल है. तो उसको रूल आउट करने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि जो मेल और फीमेल है वो एक जैसा इक्वल तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं. मेल भी अफेक्ट हो रहे हैं और फीमेल भी अफेक्ट हो रहे हैं. एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस में हमें ये देखने को नहीं मिलता. हमें यूजुअली जो है वो ये देखने को मिलता है कि मेल्स ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल. तो यहाँ से हम इसको रूल आउट कर देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, आप समझ गए. जो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है उसमें क्या होता है कि जो मेल्स और फीमेल्स हैं वो एक जैसा इफेक्ट होते हैं, एक ही तरीके से दोनों सेक्सेस को वो अफेक्ट करता है. बट एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस में मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ अ फैमिली शोइंग इनहेरिटेंस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. ट्रेट अंडर स्टडी इज व्हाट? ये आपको यहाँ पे एक पेडिग्री दे रखा है. इस पेडिग्री को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन भी अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन भी अफेक्टेड है और ये आपकी थर्ड जनरेशन में भी आपको ट्रेट देखने को मिल रहा है. तो ये हमने कहाँ पढ़ा था कि ट्रेट जो है वो जनरेशन्स को स्किप नहीं करता. एक आपने पढ़ा था ऑटोसोमल डोमिनेंट में और एक आपने पढ़ा था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में. अब ये आप देख रहे हैं कि मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट. बिकॉज जो आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है वहाँ पे आप देखते हो कि जो डॉटर्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड देखने को मिलती हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द filled सिम्बल्स represent affected individuals. Identify type of pedigree. ये आपके पास पेडिग्री दे रखा है. यहाँ पे पहली जनरेशन भी अफेक्टेड है, दूसरी जनरेशन भी अफेक्टेड है, बट देन वी सी कि एक जनरेशन स्किप हो गई है. अब स्किप कहाँ होती है जनरेशन? हमने क्या पढ़ा था? ऑटोसोमल रिसेसिव में जनरेशन स्किप होती है. बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि आपके मेल और फीमेल इक्वली अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं बोलकर आपका ऑटोसोमल रिसेसिव इसका आंसर होगा. देखो सीधी सी बात है, जब हमें ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव में डिफ्रेंशिएट करना होता है, हमारे पास सबसे पहला तो हमें ये देखना है कि क्या वो जनरेशन स्किप कर रहा है या नहीं. अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रही तो वो मोस्ट प्रॉबेबली ऑटोसोमल होगा. एक और तरीका है कि अगर मेल्स और फीमेल्स इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर, तो वो पक्का ही ऑटोसोमल होगा. अगर मेल्स और फीमेल्स इक्वल अफेक्ट होते हैं तो ऑटोसोमल, और अगर मेल ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट्स है वीडियो से रिलेटेड और यू वांट मी टू डू मोर क्वेश्चंस विच कैन कम इन नीट बेस्ड ऑन पेडिग्री एनालिसिस, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. आपको वीडियो के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा आप वो भी लिख कर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज कभी भी अभी नीट की डेट्स आ सकती है. सो कीप वर्किंग हार्ड and utilize your time well. Till then, thank you. Bye guys.